नमस्कार। मतगणना के महाकवरेज में आप सबों का स्वागत है। लोकसभा आम चुनाव मतगणना स्थल से पल पल की रिपोर्ट के साथ हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। केबीसी न्यूज़ आपको पल पल की खबर, आज मतगणना स्थल से सीधे पल पल की खबर आप तक पहुंचाई जा रही है। केबीसी न्यूज़ के इस महाकवरेज में आप सबों का स्वागत है। सुबह 8 बजे से पूरे देश में मतगणना का कार्य शुरू हो चुका है और मतगणना स्थल पर चाक चौबंद व्यवस्था है। कटिहार के तिनगछिया कृषि केंद्र परिसर में मतगणना का कार्य जोर शोर से चल रहा है। जैसा कि अब तक आप जान रहे थे कि कटिहार लोकसभा चुनाव में 9 उम्मीदवारों ने अपने भाग्य आजमाए हैं और आज उनके भाग्य का फैसला होने वाला है। जैसे जैसे ईवीएम खुल रहा है, मतों की गिनती प्रारंभ है। दूसरे राउंड तक कटिहार में जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी अपनी बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी तारिक अनवर, महागठबंधन के तारिक अनवर को वह 10,000 वोटों से पीछे छोड़ दिए हैं। लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं और जैसे जैसे राउंड खत्म होते जाएंगे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। मैं एक बार फिर बता दूं, कटिहार से तारिक अनवर, महागठबंधन से एनडी से दुलालचंद गोस्वामी, मोहम्मद शकूर, शिवनंदन मंडल, अब्दुल रहमान, गंगा केवट, बासुकीनाथ शाह, मारंग हासदा और शमीर कुमार झा, ये 9 मतदाता, ये 9 उम्मीदवार हैं जिनके भाग्य का फैसला कटिहार लोकसभा के मतदाताओं ने किया है और आज उनके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। सबसे कड़ा मुकाबला जो कटिहार में था वह तारिक अनवर, महागठबंधन के तारिक अनवर और जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी, एनडीए के प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के बीच कड़ी टक्कर है और इस महामुकाबले में जेडीयू के दुलालचंद गोस्वामी बढ़त बनाए हुए हैं और आपको देश भर की पल पल की खबरें, पल पल के जो हालात हैं, वहाँ के जो अपडेट्स हैं, आकाशवाणी के माध्यम से आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे साथ शिक्षा जगत के जाने माने सुशील कुमार सुमन मौजूद हैं, जयमाला शिक्षा निकेतन के डायरेक्टर हैं और कुछ इनसे भी हम चर्चा करते रहेंगे। रूबरू हैं हमारे साथ सुशील कुमार सुमन जी। सुमन जी, मतगणना स्थल और जो है हम अपडेट मिल रहा है लगातार कि इस चुनाव को, इस मतगणना को कैसे ले रहे हैं आप? क्या लग रहा है अभी तक का जो अपडेट है, क्या लग रहा है, क्या स्थिति है अभी तक के अपडेट के हिसाब से? हम डायरेक्ट यह कह सकते हैं कि जदयू प्रत्याशी जो है निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन होने से जो है आम आवाम का ये सोच भी होता है कि परिवर्तन होना चाहिए और परिवर्तन होने से हो सकता है कि कटिहार का विकास हो। चूँकि आजमाया हुआ प्रत्याशी और ये जो है नए चेहरे हैं, इस हिसाब से परिवर्तन होती है तो ये कटिहार के लिए भी सुखद है और कटिहार के आम आवाम के लिए भी फायदेमंद हो। और वर्तमान जो रुझान है वो तो दिख ही रहा है। वर्तमान रुझान की बात करें तो 10,000 वोट से वो आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी कई सारे राउंड होने हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या अनुमान लगाएं? जैसे कि एग्जिट पोल के हिसाब से बात करें तो बढ़त बनाए हुआ है बीजेपी। आपको क्या लग रहा है, क्या स्थिति रहेगी? कि ठीक है, स्थिति तो सही है और ऐसा तो उम्मीद किया ही जा रहा था पहले से भी कि देश में मोदी सरकार आएगी ही। और जो रुझान है तो वह तो क्लियर कर दिया कि से पुनः मोदी जी देश में आ रहे हैं और उनके ही नेतृत्व में आगे 5 साल देश चलेगी। लेकिन विकास का जो रफ्तार है, अब मोदी जी को देश के जो है विकास पर ध्यान देना होगा और जनता जिस उम्मीद और विश्वास के साथ ये जो मैंडेट इनको दिया है, इस मैंडेट का सम्मान करते हुए जन आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। और ये अपार बहुमत
जो है निश्चित रूप से मोदी जी के कंधों पर बहुत बड़ा बोझ है, कर्ज है, कि इस कर्ज को वह किस तरह चुकाएंगे आगामी 5 वर्ष में, ये हम लोगों को देखना जरूरी है। जी कटिहार लोकसभा सीट की बात की जाए, एक कड़ी टक्कर है महागठबंधन के तारिक अनवर से और एनडीए के जो उम्मीदवार हैं दुलाचंद गोस्वामी के बीच। क्या लग रहा है लोगों का जो रुझान रहा है? हालांकि बीच में एक बयार चल रही थी कि तारिक अनवर जो है बढ़त बनाए रहेंगे और काफ़ी मतों से जो है पीछे रखेंगे वो एनडीए प्रत्याशी को, लेकिन जो रुझान अभी तक जो आया है उसमें जस्ट अभी तक विपरीत इन बातों को लगाया है। जैसे जब मतदान हुआ था और मतगणना के बीच एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन अब क्या लग रहा है कि वही असमंजस की स्थिति जो है आम लोगों के बीच या आम मतदाताओं के बीच है, वो क्या लग रहा है आपको? अब तो हमको तो कन्फ्यूजन नहीं लग रहा था, पहले भी नहीं लग रहा था, अभी भी नहीं लग रहा है, इसीलिए कि दुलाल चंद गोस्वामी की जो है ना वो नए छवि के थे, खास करके लोकसभा के लिए जी। और लोग निश्चित रूप से इन पर विश्वास करेंगे क्योंकि इनका जो पूर्व का छवि है एज ए विधायक 2 बार रहे हैं बलरामपुर का, जैसा सूचना चारों तरफ कटिहार में तो आम आवाम को पता है कि ये कुशल। जी चलिए हम आकाशवाणी से सुनते हैं क्या अपडेट्स हैं। बड़ी खबर, कटिहार सीट से दुलाल चंद गोस्वामी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तारिक अनवर से लगभग 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं तीसरे राउंड के बाद। दुलाल चंद गोस्वामी को 50,000 वोट प्राप्त हुए हैं, जबकि तारिक अनवर को 31,000 वोट। हम आपको यहां बता दें कि अभी तक 87,000 वोटों की गिनती हुई है, जबकि कटिहार में कुल 11,16,000 वोटों की गिनती होनी है। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उदय सिंह और पप्पू सिंह से लगभग 33,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। पप्पू सिंह को 21,000 वोट मिले हैं, जबकि संतोष कुशवाहा को 54,000। पूर्णिया में अभी तक 89,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। पूरे देश में बीजेपी प्लस एनडीए को 300 से अधिक सीटों पर बढ़त प्राप्त है, जबकि यूपीए अर्थात कांग्रेस आई प्लस को मात्र 102 सीटों पर ही बढ़त प्राप्त है। तो ये आकाशवाणी से एक बड़ी खबर जो है मिली है पूरे देश और कटिहार के साथ साथ पूरे देश का जो अपडेट हम अभी आकाशवाणी से सुन रहे थे। लगातार मैं बता दूं अपने दर्शकों को भी कि हम कटिहार के साथ साथ पूरे देश की खबर को जो है मतगणना स्थल से सीधे लाइव हम आपको दिखा रहे हैं और बीच बीच में जो है आकाशवाणी के माध्यम से हम पूरे देश का जो मतगणना स्थल है वहाँ का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। अभी जो वर्तमान में सुमन जी आपने सुना कि जेडीयू एक बड़ी खबर है कटिहार के लिए कि एनडीए से जो है 19,000 वोट से बढ़त बनाया हुआ है। जो निकटतम प्रतिद्वंदी है तारिक अनवर दुलाचंद गोस्वामी के, उनसे 19,000 वोट से वो बढ़त बनाए हुए हैं और 50,000 जो है अभी तक उनको मिला है मत और 31,000 जो है वह तारिक अनवर को मिला है। और मैं बता दूं कि कुल 11,16,000 वोटों की गिनती होनी है, 87,000 जो है वोटों की गिनती हो चुकी है। उसके हिसाब से एक बड़ी खबर है। और मैं बता दूं कि जैसे कि अभी आकाशवाणी से सुना कि संतोष कुशवाहा जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी है महागठबंधन के पप्पू सिंह से, वह भी आगे चल रहे हैं 33,000 वोट से बढ़त बनाया हुआ है। कुल 54,000 मत जो है उनको मिले हैं और पप्पू सिंह को 21,000। क्या लग रहा है कि अभी जो पूरे भारत में बीजेपी जो सरप्लस चल रहे हैं वो 300 से बढ़त बनाया हुआ है और यूपीए 110। तो ये तो उम्मीद पहले से ही सभी लोगों को विश्वास था ही कि मोदी जी पुनः आएंगे ही। ये कॉन्फिडेंस तो लगभग एग्जिट पोल में या जनता के द्वारा आप लोग जैसे पूछते थे उस दौरान भी तो सर्वे में यह दिखा ही रहा था। ये उम्मीद के अनुसार ही रिजल्ट हुआ है और होने जा रहा है। तो लेकिन हम तभी भी बताए आपको कि ये जो विश्वास
भारतीय जनता मोदी जी पर किए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो है मोदी जी के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं। जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी का जी पुनः एक आकाशवाणी एनडीए की बढ़त को देखते हुए सेंसेक्स ने जबरदस्त छलांग लगाई है। पहली बार बीएसई एक्सचेंज का सूचकांक 40,000 के पार हो गया है। ये ऑल टाइम हाई है। चलिए देखिए कि आकाशवाणी से एक बड़ी खबर मिली है, सेंसेक्स काफ़ी हाई हो गया है, एनडीए की जो बढ़त मिली है इस वजह से 40,000, मतलब ये भी एक बड़ी खबर है देश के लिए। जो पिछले कई मतलब लगता है अभी तक का जी सबसे हाईएस्ट स्कोर हाँ, जो है अभी तक। हाँ, तो ये जो होता है ना, जब इसका मैं यदि ये जो छलांग लगाया, इसका कारण यह है बुल्डअप तो होता ही है। तो अभी तक जो सुशील जी बीजेपी 300 से बढ़त बनाए हुआ, क्या लग रहा है कहाँ तक जो है जाएगा, ये कितना उम्मीद कर रहे हैं कि जो है 300? एक बड़ा फासला है यूपीए 110 और 300 के बीच, उम्मीद कहाँ तक करें? 300 से 350 के बीच आएगा ही। जी अंतोगत्वा परिणाम जो है ना, वह 300 350 के बीच में आना ऐसे इस बार जो कहा जा रहा था कि इस बार 400 पार, अब की बार 400 पार। अरे वो तो मान लीजिए कि से सब पार्टी अपनी अपनी 740 में हम जीत रहे हैं, 500 हम 250 जीत रहे हैं, तो इच्छा तो सबका है, लेकिन ये जो रिजल्ट एनडीए का जो हो रहा है यह उम्मीद के अनुरूप ही है, उम्मीद से कोनो विपरीत नहीं है। ऐसे सबको अंदाज था कि 300 350 के बीच आना चाहिए और लगभग आ ही रहा है, तो कोई मतलब ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट ही है। तो क्या कारण है लग रहा है कि इस तरह से जो बार बार डिफीट हो रहे हैं कांग्रेस या यूपीए के उम्मीदवार जहां तहां, जबकि एक अलग बात चल रही थी, तो जैसे कि कटिहार में जो है तारिक अनवर काफ़ी पीछे चल रहे थे, क्या लग रहा है क्या रीजन रहा कि अभी तक वो आगे बढ़त बनाए हुआ है? चलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ मतगणना स्थल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, हम ऑनलाइन वो हमारे साथ हैं और वहाँ की जो अपडेट हैं, वर्तमान हालात हैं, उनके बारे में हम उनसे बात करेंगे। करण जी करण जी, हाँ करण जी रवि जी बताइए मतगणना स्थल की क्या स्थिति है और कौन सा राउंड हो रहा है वहाँ पर? अभी लगभग यहाँ चौथा चरण पूरा हो चुका है, अब 5वें चरण की गिनती शुरू हो चुकी है। जी चौथे चरण में जी लगभग 26,000 वोटों से एनडीए के प्रत्याशी दुलाल चंद्र गोस्वामी आगे चल रहे हैं, लगातार कांग्रेस के प्रत्याशी तारिक अनवर को पछाड़ रहे हैं। अच्छा ये मतलब 26,000 वोट से लगभग जी बिल्कुल लगभग 26,000 की, अगर हम 9 प्रत्याशी की बात करें, साथ में अगर नोटा मिला दे तो 10 की गिनती की बात कर ले तो लगभग जो बासुकीनाथ शाह है लगभग 295 वोट प्राप्त हो चुके हैं, गंगा केवट को 346 वोट प्राप्त हो चुके हैं, तारिक अनवर साहब को 32,255 वोट प्राप्त हो चुके हैं, दुलाल चंद्र गोस्वामी को 59,160 वोट प्राप्त हो चुके हैं, मारंग हाजदा को 868 वोट प्राप्त हो चुके हैं। और एनसीपी के जो मोहम्मद शकूर हैं जी एनसीपी के जो मोहम्मद शकूर हैं उनके बारे में बताइए। जो मोहम्मद शकूर को 779 वोट प्राप्त हो चुके हैं, अब्दुल रहमान को 260, शिवनंदन मंडल को 396 और समीर कुमार झा को 971 प्राप्त हुए हैं। वही नोटा की बात कर ले तो 2289 वोट अभी तक वोटा में भी गिर चुका है। चलिए धन्यवाद करण जी, वहाँ की जो और भी पल पल के जो अपडेट्स हैं वो बताते रहेंगे। जो वहाँ के जो सुरक्षा व्यवस्था है और वहाँ का जो हालात है अभी क्या है स्थिति? सुरक्षा व्यवस्था की बात कर ले तो आप जितने भी लोग हैं, जब भी कवरेज करने के दौरान रिपोर्टिंग करते थे, जब देखते थे तो हर साल मतलब जितने भी लोग लोकसभा या विधानसभा जो भी चुनाव हुए मतगणना में, प्रत्येक साल से ज्यादा ही इस बार सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है जी। अतिरिक्त बल के साथ बिहार पुलिस, सीआरपीएफ के जवान और काफी सुरक्षा बल यहाँ मौजूद है। आपको नजर चारों तरफ घुमाइएगा तो सिर्फ पुलिस नहीं नजर आएंगे, और वहीं जिला प्रशासन के मजिस्ट्रेट प्रतिनियुक्त कर दिए गए हैं। कई जगह बैरिकेडिंग बना दिए गए हैं ताकि आपको अंदर आने के लिए कई जगह चेक करने, आपको चेक किया जाएगा, लोग चेक करके ही अंदर पहुंच सकते हैं। किसी भी प्रकार का बैग, मोबाइल ये सब ले जाना बिल्कुल मना है अंदर।
अंदर किसी गैर आदमी को घुसना मना है, मतलब पूरी तरह से। जी रवि जी। जी अच्छा, ये बताइए कि जो वहाँ जो मतदाता मौजूद होंगे, जो अभी मतगणना स्थल पर हैं आसपास, तो उनका क्या रुझान है, क्या स्थिति है? वो लगातार कहीं ना कहीं दोनों समर्थक होंगे वहाँ पर, सभी उम्मीदवारों के समर्थक होंगे, तो उनमें किस समर्थक है मतदाता नहीं कह सकते हैं, सभी उम्मीदवार के जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी उम्मीदवार हैं, 9 उम्मीदवारों में सभी उम्मीदवार के प्रतिनिधि मौजूद होंगे, लेकिन मतगणना स्थल पर तिनगचिया काली मंदिर जो है उस मैदान परिसर में सभी का कार्यालय बनाया गया है। जो एनडीए के प्रत्याशी है या फिर यूपीए के प्रत्याशी है, उनके द्वारा एक बड़ा सा कार्यालय बनाया गया है, पार्किंग व्यवस्था की गई है। जो भी लोग हैं वहीं तिनगचिया काली मंदिर के पास ही पहला बैरिकेडिंग लगा दिया गया है। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा वहीं पर जो वाहनों को रोक दिया जाता है, पार्किंग व्यवस्था कर दिया गया है। और जो अन्य कर्मचारी है, जो पत्रकारगण है या फिर उनके लिए तिनगचिया बाजार समिति में जो मतगणना स्थल है उस मैदान में पार्किंग व्यवस्था कर दी गई है। और जांच के लिए 3 से 4 जगह जांच करने के लिए जांच केंद्र बनाया गया है, जिससे आप एंट्री करते हैं। एंट्री करने से पहले जांच की जा रही है पुलिस बल के द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, कि आप किस पर्पज से जा रहे हैं, या आपके आई कार्ड वगैरह, आपके शरीर की पूरी तरह जांच की जाती है। किसी प्रकार का सामान, तो किस प्रकार का सामान लेके जा रहे हैं या नहीं ले जा रहे हैं। जांच की बात करें तो मुस्तैद है जिला प्रशासन और पुलिस बल। मतलब सुरक्षा व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बिल्कुल, ये आपका लफ्ज सही है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी तैनात कर दी गई है कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करण जी, और लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे और पल पल के अपडेट्स वहां तक देते रहेंगे। जी, ये तो मतगणना स्थल से देश भर के साथ कटिहार में भी मतगणना शुरू हो चुकी है। कटिहार में के तिनगचिया में मतगणना कार्य प्रारंभ है और लगभग 500 मीटर की दूरी पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि कोई भी वाहन अंदर नहीं जा सके। मंदिर परिसर में पार्किंग की व्यवस्था की गई है और पार्टी के कार्यालय बनाए गए हैं ताकि सभी कार्यकर्ता प्रत्याशी इस कार्यालय में आकर बैठ सके और रुझान जा सके और कौन विजेता है इस बात को जान सके। बाजार समिति के गेट पर आप देख सकते हैं चारों तरफ पुलिस बल लगाए गए हैं, वहीं मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। लगातार जिला प्रशासन द्वारा मतगणना को लेकर तैयारी जोरों पर है और उसकी सुरक्षा को लेकर भी जिला प्रशासन तैयार है। मतगणना कार्य प्रारंभ है और चारों तरफ आप देख सकते हैं पुलिस बल मौजूद है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। टाइम क्या था? पोस्टल बैलेट पर है, वहाँ से टेलीफोन आया था, इसमें ओटीपी आएगा। जी भाई, आकाशवाणी कटिहार लोकसभा सीट पर अब तक 1,06,000 वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें ये गिनती 14 राउंड के बाद की है। इसमें दुलाचंद गोस्वामी को 61,000 वोट मिले हैं, जबकि काली कनवर को 37,000 वोट मिले हैं। दुलाचंद गोस्वामी 24,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी, एक बड़ी खबर आकाशवाणी से अभी आपने सुना। कटिहार लोकसभा का जो मतगणना स्थल है, जो अभी उस मतगणना स्थल से 1,06,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। चौथे चरण की गिनती संपन्न हो चुकी है। 5वें चरण में हम प्रवेश कर चुके हैं और 61,000 जो एनडीए के उम्मीदवार हैं दुलाचंद गोस्वामी 61,000 मत उन्होंने प्राप्त किया है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तारिक अनवर से
24,000 से वो आगे चल रहे हैं। तारिक अनवर को चौथे राउंड तक 37,000 वोट प्राप्त हुए हैं। एक बड़ी खबर है। और कटिहार के लिए, ये कटिहार खास करके जो एनडीए समर्थक हैं, एनडीए के जो समर्थक हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है। खुशी जो है इस बात से निश्चित रूप से वो जता रहे होंगे, प्रसन्न होंगे। और कहीं ना कहीं मायूसी होगी, जो महागठबंधन के समर्थक होंगे उनमें कहीं ना कहीं मायूसी होगी इस बात को लेकर के। सुशील जी, एनडीए समर्थक के लिए जो है एक बड़ी खबर है कटिहार के लिए। जो चौथे चरण में जो है 1,06,000 वोटों की गिनती हो चुकी है और आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? हम बात कर रहे थे कि सेंसेक्स भी 40,000 पार कर चुका है और जहां तहां इस बार जो नोटा में भी 22 जो है 2,279 मत जो है मिला है, नोटा में गया है। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं एक बात कटिहार में मिला है 22,000 जी नोटा को। इससे पहले इस तरह का जो पहली बार इस तरह का नोटा में जो रुझान गया है, कई लोग जो नोटा को भी इस बार पसंद किए हैं। नोटा पर वोट देना ये तो किसी भी मतदाता के लिए उचित नहीं है। नोटा का मतलब ही है कि जो 9 उम्मीदवार हैं वो कहीं नन ऑफ दीज, जो मतलब कोई उनको पसंद नहीं आ रहा है। ये उम्मीदवार जो है उन्हें पसंद नहीं है। उम्मीदवार पसंद जी, उम्मीदवार पसंद नहीं है। इस वजह से जो है वो उन्होंने इसको एक कहे कि बहिष्कार किया, उन्होंने उम्मीदवारों को बहिष्कार किया। मतलब जहां वोटों की गिनती में जो है, जहां आप सुन रहे थे होंगे कि लोग मतदान का बहिष्कार करेंगे, तो उन लोगों के लिए है कि मतदान का बहिष्कार नहीं, वो उन्होंने मतदान भी किया है लेकिन उम्मीदवारों का बहिष्कार किया उन्होंने। वो उम्मीदवार से संतुष्ट नहीं थे इस वजह जी, इसलिए वो नोटा का बटन दबाया है। और क्या लग रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन का जो प्रयास है कि नोटा एक ऑप्शन दिया गया है और इस तरह जो कटिहार में 2,279 मत नोटा को मिला है, तो निश्चित रूप से ये से जो लोग जो 2,000 जो लोग लगभग नोटा में वोट दिए हैं, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज्ड हैं। जो 9 उम्मीदवार सामने खड़ा है, खैर 9 तो मान लीजिए है, मैं मुख्य रूप से तो 2 ही है जी। तो इसका मतलब ये दोनों अभी तक तो 9 में से जैसे कि जो मतों का जो रुझान आ रहा है वह कोई भी 1,000 से क्रॉस नहीं किए हैं। तो इसका मतलब है कि आमने सामने ही टक्कर है और आमने सामने के ये 2 उम्मीदवार में से कोई पसंद नहीं जिनको हुआ, वही लोग नोटा पर वोट किए हैं। तो उनकी भी विचारधारा को तो सोचना तो पड़ेगा ही। मास में यदि अभी 2,000 है, अब देखिए शाम तक में इसकी संख्या कितनी होती है। यदि ये बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये दुखद बात तो होगी, ये दोनों उम्मीदवार के लिए सभी उम्मीदवारों के लिए नहीं, विशेषकर ये दोनों के लिए कि आखिर इतने लोग जो वोट नहीं किए हैं तो मतलब उनको नहीं चुने हैं, वोट तो दिया लेकिन उनको नहीं हाँ, तो उनको वोट नहीं किया, तो इसीलिए वही दोनों के लिए एक प्रश्न हुआ। वो दोनों को सोचना पड़ेगा कि आने वाले दिन में कि हम जो भी मान लीजिए, अभी तक तो वर्तमान रुझान के हिसाब से दुलाल दा का तो जीत दिख रहा है, लेकिन वो जीते या मान लीजिए तारिक साहब ही जीत जाते हैं, तो ये नोटा वाले वोटर को जरूर खोज करके पूछना चाहिए कि भाई आप जो है हम जो भी जीत जाए, आने वाले सांसद कटिहार का जो भी हो, तो उनके लिए यक्ष प्रश्न है। बिल्कुल उसको तो निश्चित रूप से ऐसे नोटा वोटर कौन बूथ पर मिला है, उस बूथ पर, उस मान लीजिए जिस बूथ नंबर पर मिला हो, उस बूथ के आसपास जो लोग रहते हैं, बूथ वाइज हो रही है, तो ये तो पता ही चल ही जाएगा कि किस बूथ पर जो है नोटा अधिक आया है। 200, 400, 500, 85 नोटा आया है। तो निश्चित रूप से जो विजयी उम्मीदवार होंगे, इसका ये मतलब क्या कहते हैं, ये कर्तव्य बनता है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, अच्छा सुझाव भी है। खास करके वैसे जो उम्मीदवार हैं जो उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे थे और जो है जिनकी वजह से जो है उन्हें नोटा का सहारा लेना पड़ा था, तो जीत के बाद जब जो भी उम्मीदवार, चाहे वो महागठबंधन के हो या फिर गठबंधन के हो, तो दोनों में से जो भी उम्मीदवार जीतेंगे उन्हें निश्चित रूप से बूथ वाइज जैसे लोगों से मिलना चाहिए कि आखिर क्या कमी थी जो वो दोनों में से किसी उम्मीदवार को नहीं चुने हैं। बहुत अच्छा सुझाव है, निश्चित रूप से ऐसा करना चाहिए, चाहे वो समर्थन में वोट करे के विरोध में ही वोट। चलिए आकाशवाणी से एक बड़ी खबर आ रही है, सुनते हैं। बेगूसराय से कन्हैया कुमार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गिरिराज सिंह से 80,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। 80,000। पूर्णिया में संतोष कुशवाहा जदयू उम्मीदवार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के
उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह से 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जीत गया। खगड़िया से मुकेश साहनी एलसीपी के प्रत्याशी से 15,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। पटना साहिब से रविशंकर अपना निकटतम प्रतिद्वंदी शत्रुघ्न सिन्हा से 36,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये एक बड़ी खबर जो है आकाशवाणी से अभी आपने सुना कि जो पल पल का जो अपडेट दे रहे हैं कटिहार के साथ साथ पूरे भारत के मतगणना स्थल पर हमारी नज़र है। केबीसी न्यूज़ के माध्यम से जो लाइव महाकवरेज है, हम सीधे आपको पल पल की खबर वहां से दे रहे हैं। जो अभी तक आपने सुना है, जो बेगूसराय जो एक बहुत ही या कहे कि सभी पूरे भारत की नज़र भी थी इस बेगूसराय सीट पर, जहां सीपीआई के कन्हैया कुमार जो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गिरिराज सिंह, दोनों के बीच एक कड़ी टक्कर थी, कड़ा मुकाबला था और सबकी नज़रें जो है कहीं ना कहीं बेगूसराय सीट पर थी। और उसका जो रुझान आ रहा है, जो अब तक का रुझान है, 80,000 सीट से 80,000 मतों से पीछे चल रहे हैं कन्हैया कुमार। जबकि एक अजीब बयार बह रही थी वहाँ कन्हैया कुमार के बारे में। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर या यूएन के सभी चैनलों पर कन्हैया कुमार छाए हुए थे। अपने हाजिर जवाबी अंदाज के लिए जाने जाते हैं, तो जेएनयू के प्रोडक्ट भी हैं। तो गिरिराज सिंह को पीछे धकेलने की बात कर रहे थे वो, और जो है, लेकिन अभी तक का जो रुझान है वो 80,000 पीछे से चल रहे हैं। और पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में जैसे कि अभी आपने आकाशवाणी से सुना कि 50,000 वोट से अपने निकटतम महागठबंधन के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से एनडीए के जो उम्मीदवार हैं संतोष सिंह कुशवाहा, वह आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुआ है। और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए, जो एनडीए के जो समर्थक के लिए एक बड़ी खबर पूर्णिया से मिली है आकाशवाणी के माध्यम से। खगड़िया से भी जो एनडीए के समर्थक हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। मुकेश साहनी जो महागठबंधन के वहाँ उम्मीदवार हैं, वह 15,000 वोट से पीछे चल रहे हैं। रविशंकर जो है, रविशंकर कुमार और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच कड़ी टक्कर है। चलिए फिर आकाशवाणी से फिर बड़ी खबर आ रही है। मधुबनी से बीजेपी के अशोक कुमार आगे चल रहे हैं। झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत सिंह आगे चल रहे हैं। गोपालगंज से बीजेपी के डॉक्टर आलोक कुमार आगे चल रहे हैं। जहानाबाद से आरजेडी के सुरेंद्र यादव आगे चल रहे हैं। मोतिहारी से बीजेपी के राधा मोहन आगे चल रहे हैं। उजियारपुर से बीजेपी के नित्यानंद राय आगे चल रहे हैं। सारण सीट से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी आगे चल रहे हैं। हाजीपुर से एनसीपी के पशुपति आगे चल रहे हैं। पूर्णिया से जदयू के संतोष कुशवाहा आगे चल रहे हैं। अररिया से जदयू के प्रदीप सिंह आगे चल रहे हैं। बिहार की 40 सीटों में से 38 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी खबर एनडीए समर्थक के लिए कि पूरे बिहार से आकाशवाणी के माध्यम से ये खबर आप तक पहुंच रही है कि पूरे बिहार में एनडीए समर्थक के लिए बहुत बड़ी खुशी है कि 40 सीटों में 38 सीट से जो है एनडीए आगे चल रही है, बढ़त बनाए हुआ है। सुशील जी, एनडीए समर्थक के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है जो पूरे 38 सीट से आगे चल रही है। क्या लग रहा है? तो क्लीन स्वीप हो गया जी, इसको व्हाइट वॉश कहा जाए कि विपक्षियों का व्हाइट वॉश हो जाना। तो इससे तो मान लीजिए कि से बिहार का जो मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ तो दो विशिष्ट चेहरा मिल गया ना। एक मान लीजिए मुख्यमंत्री जी तो ऑलरेडी हैं ही, और मोदी जी तो मोदी जी हैं। तो दो चेहरा का आपसी तालमेल से बिहार के जनता में जो है ना गजब का विश्वास जगा इन लोगों के प्रति। उसी का ये परिणाम है कि 40 में 38, इनको तो लगता है कि अंतोगत जाते जाते 40 में 40 नहीं हो जाए। तो यही बात है
देखिए बहुत आगे। बड़ी खबर है एनडीए के लिए। और अररिया में भी जो है निवर्तमान सांसद जो सरफराज आलम हैं उनको डिफीट कर रहे हैं वहाँ प्रदीप सिंह। हाँ, तो पिछले जो निश्चित रूप से जी चुनाव हुई थी, बाई इलेक्शन हुआ था वहाँ, बाई इलेक्शन में जीतने के बाद जो है ना कुछ नारा इस तरह वहाँ लगा हुआ था। हमारे साथ जो है विशेष प्रतिनिधि मतगणना स्थल से सीधे लाइव जुड़ चुके हैं जी। एक आकाशवाणी, पहले आकाशवाणी सुन लेते हैं हम लोग। कटिहार से जदयू प्रत्याशी बचिया कृषि बाजार समिति में कटिहार लोकसभा सीट का चुनाव की गिनती का 5वां राउंड पूरा हो गया है। अब तक 1,33,000 वोटों की गिनती हुई है, जिसमें दुलाल चंद गोस्वामी को 81,000, जबकि कांग्रेस साई के तारिक अनवर को 44,000 वोट मिले हैं। यानी दुलाल चंद गोस्वामी 37,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ तीसरा स्थान नोटा को मिला है, 2800 से अधिक वोट नोटा में गए हैं, जबकि एनसीपी के मोहम्मद शकूर को मात्र 1,000 वोट प्राप्त हुए। चलिए आकाशवाणी से एक बड़ी खबर कि 5वें राउंड का जो चुनाव है, पांचवें राउंड का जो गिनती है, उस गिनती में 1,33,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। और इस गिनती में एनडीए के जो प्रत्याशी हैं दुलाल चंद गोस्वामी, वह 37,000 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तारिक अनवर से आगे चल रहे हैं। तारिक अनवर को अब तक 44,000 मत मिला है और 81,000 मत दुलाल चंद गोस्वामी को मिला है। एनडीए प्रत्याशियों के लिए और खास करके एनडीए के समर्थक के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जेडीयू के समर्थक के लिए तो निश्चित रूप से है ही, और एक जो एनसीपी के जो उम्मीदवार हैं, जो एक तीसरे टक्कर कहा जा रहा था कि एनसीपी कड़ी टक्कर दे सकते थे, वो मात्र अभी तक 1,000 मत ही प्राप्त कर सके हैं। और सबसे बड़ी बात जो है सुशील जी, कि अभी चर्चा हम लोग कर रहे थे कि नोटा को 2800 वोट मिलना एक बहुत बड़ी बात है, और इन उम्मीदवारों के लिए तो शर्मनाक बात तो होगी कि 2800 नोटा को मिला है। ये एक बड़ी खबर है। नहीं, ये 2800 दोनों उम्मीदवार के लिए नहीं है जी। और बात करें, हम अभी विशेष प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ चुके हैं मतगणना स्थल से, सीधे हम उनसे बात करेंगे। अभी तक का जो ताजा अपडेट है वो दे रहे हैं वो। देखिए, आधिकारिक जो घोषणा है वो 5 राउंड तक वो हुआ है, लेकिन यहाँ 7 राउंड तक जो गिनती है वो पूरा हो गया है। इस तरह की खबरें आ रही है। लीड अब तक दुलाल चंद गोस्वामी के पक्ष में ही बरकरार है जी। बड़ी बात यह है, लीड की जो दूरी है वो कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन लीड अब तक बरकरार है। कुल मिलाकर एक संकेत जा रहा है जो देश भर में एनडीए के पक्ष में ना रहे। कटिहार में भी उस लहर की संभावना अब बनती जा रही है। अब देखना है, क्योंकि ये बड़ा क्षेत्र है, का इलाका बलरामपुर, ये बड़ा इलाका है। इसके अलावा कई और क्षेत्र प्रांत, इसकी जब तक अंत तक मतलब की पूरी रुझान नहीं आता है, तब तक सीटें साफ करना मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर जो रुझान आ रहा है, उसमें पूरे देश भर की रुझान के साथ अब एनडीए का भी बढ़त कटिहार में भी बरकरार है। रवि जी, धन्यवाद सुब्रत जी। और क्या लग रहा है कि शुरू से बढ़त बनाए हुआ है एनडीए के जो वहां समर्थक होंगे, उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस बारे में? देखिए, अभी तक प्रतिक्रिया तो नेताओं की नहीं आई है। जाहिर है या कार्यकर्ता मौजूद है और उन लोग इस पर जो अपनी जो प्रतिक्रिया वो दे रहे हैं, लेकिन अब तक मतगणना स्थल पर वो संशय बना हुआ है, कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, वो स्थिति अब बड़ी बरकरार है। इसीलिए अब तक छवि साफ नहीं हुआ है, लेकिन एक जो खुशी का है, एक जो खुशी का चेहरा है, वो कम साफ होने लगा है। देखना है अंतिम हंसी कौन हंसेंगे और कटिहार में जीत का सेहरा किसको बनेगा। अच्छा, क्या मतगणना स्थल पर जो उम्मीदवार हैं, चाहे वो एनडीए के उम्मीदवार हैं या महागठबंधन के जो और भी उम्मीदवार हैं, उनसे संपर्क हो पा रहा है या नहीं? देखिए, यहाँ मतगणना स्थल जो है, यहाँ उम्मीदवार नहीं पहुंचे हैं, उनके जो एजेंट है वो पहुंचे हैं, या जो प्रत्याशियों को जो अधिकृत प्रतिनिधि है वो पहुंचे, लेकिन उम्मीदवार अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हो सकता है 10वीं राउंड के बाद या 15वीं राउंड के बाद, क्योंकि कई राउंड में लगभग 19 राउंड है, कहीं 24 राउंड तक की बात है। जब 15 राउंड होगा, उसके बाद रुझान और कुछ क्लियर होगा, तब शायद प्रत्याशी यहाँ तक पहुंचेंगे। इस तरह
तरह के अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन अभी तक संशय की स्थिति है, क्योंकि लगभग 10वें राउंड तक की बात हुई है और लंबे राउंड है, कई जगह 24 राउंड तक, 19 राउंड, 14 टेबल है और राउंड होना है, इसीलिए अब तक परिस्थिति साफ नहीं हुए, इसीलिए उम्मीदवार शायद अपने घर पर या जो भी स्थल वहां बने हुए हैं और जैसे ही यहाँ से फीडबैक मिलेगा वो निश्चित तौर पर वो मतदान केंद्र की तरफ आएंगे और जो भी अपनी प्रतिक्रिया है रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुब्रत जी, हमारे विशेष प्रतिनिधि मतगणना स्थल से सीधे वहाँ के जो पल पल के हालात हैं, अपडेट्स हैं, वो बता रहे थे। और अब चलते हैं, अब कुछ हेडलाइंस भी आपको दिखा रहे हैं, क्या ताज़ा अपडेट्स हैं जी। अभी तक जो बड़ी खबर आ रही थी, हम लोग सुशील जी चर्चा कर रहे थे कि एनडीए समर्थक के लिए एक बड़ी खबर है, उम्मीदवार वहाँ नहीं पहुँचे हैं, जो अपने अपने जगहों पर उम्मीदवार बने हुए हैं, लेकिन वहाँ समर्थक मौजूद हैं, वहाँ जो उम्मीदवारों के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पहुँचे हुए हैं और लगातार मतगणना स्थल पर जमे हुए हैं, टिके हुए हैं, उनकी निगाह बनी हुई है। और पूरे भारत में जो अभी तक का जो रुझान है, विशेष करके बिहार की बात हम लोग कर रहे थे कि पूरे 5वें राउंड का भी चुनाव संपन्न हो चुका है, ये मतगणना संपन्न हो चुका है और उसमें 40 में 38 सीट पर जो है बीजेपी या एनडीए बढ़त बनाए हुआ है। अच्छा, क्या लग रहा है, ये मोदी की जीत है या फिर नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैक्टर? आपसे जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार काम आ रहे हैं या फिर मोदी? देखिए, एक्चुअल में है क्या, पूरे हिंदुस्तान में 29 स्टेट है जी, बिहार की बात करेंगे तो ना सभी स्टेट में ले लीजिए, सब स्टेट के तुलना में अभी तो देश का भी आपको आकाशवाणी के द्वारा दिया गया, तो अन्य स्टेट में इस तरह से व्हाइट वॉश नहीं हो रहा है जिस तरह से बिहार में हो रहा है। इसका मतलब दोनों का चेहरा काम आ रहा है, एक चेहरा पर तो पूरे देश में लड़ाया गया है, लेकिन हर राज्य में बिहार के जैसा क्लीन स्वीप नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब दोनों नेता जो है का फिगर जो है वह जनता को, हालांकि नीतीश कुमार की जो चुनावी दौरा चल रहा था उसमें वो लगातार कह भी रहे थे कि हमें हमारी मजदूरी दीजिए, हमने अगर बिहार में काम किया है, लग रहा है तो हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं और हमें मजदूरी दीजिए, हम मजदूरी मांगने आए हैं। तो जनता पूर्ण रूप से लग रहा है उनको मजदूरी मिला भी है, लोगों ने उन्हें स्वीकारा है। लेकिन आखिरी राउंड तक हम देखेंगे कि उनकी मजदूरी, वो कहां तक काम किए हैं और उनको जो है मतदाता कहां तक मजदूरी दी है। 11-12 बजे तक जो सामान्य रूप से रह जाता है ना जी रुझान, तो वो अंतोगत्वा वही 2-4 आगे पीछे रिजल्ट वही होता है। 11 साढ़े 11 तो बजने ही वाला, इसका मतलब है कि फाइनल ये सही है। फिर भी कहते हैं कि जो है क्रिकेट की तरह है अनिश्चितताओं का, जब तक आखिरी ओवर और आखिरी बॉल नहीं फेंक दिया जाता है तब तक एक बना रहता है, संशय की स्थिति बनी रहती है। नहीं, क्या लग रहा है? नहीं, वो सुबह जो 10 बजे से पूर्व की जो स्थिति होती है ना, उसमें संशय है, लेकिन 11 बजे के पश्चात जो स्थिति दिख रहा है वह कमोबेश वैसा ही रह जाता है, 2-4-10 आगे पीछे जो हो, लेकिन स्थिति स्पष्ट है कि देश में केंद्र सरकार में जो मोदी जी के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी और राज्य में तो अभी कोई बात नहीं है, इसलिए मतलब स्थिति क्लियर है, इसमें कहीं कोई सस्पेंस नहीं है। यदि अभी 322 जगह बढ़त है तो हो सकता है 332 जाए या 310 है, लेकिन इसी आसपास में रहेगा, इसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होना है। दूसरा है कि मोदी जी को अपार समर्थन मिलने का वजह भी है कि जिस कदर के ये नेता है, इसके जोड़ देने के लिए विपक्ष में नेता नहीं है। अब विपक्ष में जो अपोजिशन में कोऑर्डिनेशन भी सही से नहीं हो पाया। अब बिहार ही ले लीजिए, जहाँ भी एनडीए का सम्मेलन हुआ, मीटिंग हुआ, पब्लिक मीटिंग हुई, वहाँ मोदी जी, रामविलास पासवान जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सब ज्वाइंट एड्रेस किए पब्लिक को, लेकिन विपक्ष का कोई बता दीजिए कि राहुल जी, तेजस्वी जी, उपेंद्र जी, मांझी जी, ये सब ज्वाइंट कहीं पर जाके सभा किया हो, तो जनता तो कंफ्यूज है ही। और इसका जो है एनडीए फायदा भी उठाया कि न विपक्ष में नेता है न नीति है, नेता और नीति दोनों का अभाव है। तो वो भी जनता जो मान लीजिए एजुकेटेड वर्ग के लोग हैं, तो वो समझ रहे, सब तो चुनाव का सीट बंटवारा में 25-26 तक बिता दिया। अब वो लोग मान लीजिए एनडीए का जो है तालमेल एकदम सिस्टम से, और बहुत 6 महीना पूर्व ही सब चीज क्लियर हो गया था। तो कमोबेश ये भी, अब तो लोग इलिटरेट तो रहा नहीं, इलिटरेट तो रहा नहीं। आप मान लिए लिटरेट पीपुल है तो उसको जो जनता है वह जागरूक है, वह देख रहा है कि सबका आपस में ही तालमेल है। कल हम वोट के जिता भी देते हैं, सरकार बनने के बाद भी ये लोग चला पाएगा कि नहीं पाएगा।
तो ये भी एक कारण है ये मेजोरिटी का। ये मेजोरिटी को इसे इजी गोइंग से नहीं मिला है कि बहुत अच्छे एनडीए हैं। तो विपक्ष भी जितना अच्छा और मजबूत एनडीए का सब कोऑर्डिनेशन है, विपक्ष का उतना ज्यादा कमजोर है। जिस तरह से ये हर मामले में बहुत अच्छा दिख रहा है, विपक्ष उसी तरह हर मामले में उतना ही कमजोर दिख रहा है। तो कहना मतलब कि विपक्ष के बाद न नेता है न नीति है, लेकिन पक्ष के पास जो नेता भी है और नीति भी है। साझा उन्होंने मंच भी साझा किया है और लोगों के बीच जाकर के अपनी पॉलिसी के बारे में, जो नीति है, जो अपने जो क्या कहें कि चुनाव के जो मुद्दे हैं, खास करके जो विजन प्लानिंग है, फ्यूचर प्लानिंग है, उन सबों को साझा किया उन्होंने। और अपने अतीत को भी, जो पुराने काम किया है उन्होंने, चाहे वो बिहार में नीतीश कुमार हो या फिर केंद्र में मोदी सरकार हो, तो उन्होंने अपने काम को शेयर किया है और नेक्स्ट विजन प्लान को भी उन्होंने शेयर किया है। तो मतदाताओं को जो है पूरा रिझाने का काम, मतदाताओं को जो है पूरा समझाने का काम, समझने का काम किया उन्होंने। तो मंच एक साथ भी एक बड़ा फैक्टर होता है मतदाताओं को समझना और समझाना, तो ये एक बड़ा फैक्टर है जी। जब तक मान लीजिए पब्लिक को विश्वास नहीं होगा अगले पर, तो वो अपना काम तो करेगी नहीं। अब जैसे मान लीजिए कटिहार में ही जिस तरह से एनडीए प्रत्याशी का बढ़त मिलते जा रहा है, तो स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो पूर्व के जो यहाँ के सांसद थे उन पर कॉन्फिडेंस लोग का नहीं हो रहा। जी चलिए हेडलाइन देखते हैं इस बार अभी तक का जो ताजा अपडेट्स हैं हेडलाइन के माध्यम से। आज की इस हेडलाइन के प्रायोजक है केबीसी ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। एमएलसी अशोक अग्रवाल, हमारा पहला उद्देश्य स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित देश। कोसी पारा मेडिकल में नामांकन कराएं, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, एवरीवन इज एन अचीवर। जयमाला शिक्षा निकेतन, पढ़ाई भी मनोरंजन भी। मदर टेरेसा स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे। सत्य सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी, केंटारो तथा नसाका आरओ के अधिकृत विक्रेता। देश के सभी लोकसभा सीटों पर मतगणना शुरू, रुझानों में बीजेपी को बढ़त। बीजेपी 314 सीटों पर आगे, कांग्रेस को 116 सीटों में मिली बढ़त। कृषि बाजार समिति में मतगणना का कार्य शुरू, जल्द मिलेंगे रुझान। ओटीपी आएगा। और बीती रात कुरुक्षेत्र में गिरे बड़े बड़े ओले, फसल के साथ कई घर एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी पहुंची भारी क्षति। जी और लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। हम आपको पल पल की खबरें कटिहार से लेकर पूरे भारत तक की दिखाएंगे और आकाशवाणी से भी जुड़ते रहेंगे, आकाशवाणी से भी ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। लोकसभा चुनाव मतगणना स्थल से पल पल की खबरें, वहाँ का जो रिपोर्ट है, हर एक अपडेट आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। साथ साथ आकाशवाणी के माध्यम से हम पूरे देश के मतगणना स्थल से वहाँ का जायजा ले रहे हैं और कहाँ क्या रुझान है, उन रुझानों पर हम आकाशवाणी के माध्यम से आपको हम साझा कर रहे हैं। अभी तक इसका जो रुझान है वह एनडीए के लिए सबसे बेहतर है। बात करें हम कटिहार की पहले, तो कटिहार में जो 9 उम्मीदवार हैं उन सबों में जो सबसे ज़्यादा, सबसे बेहतर जो टक्कर है एनडीए और महागठबंधन में, उनमें बात करें कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जेडीयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी, वो लगातार पहले चरण से ही 5वें चरण तक का जो अभी तक रुझान है वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो हैं तारिक अनवर, महागठबंधन के कांग्रेस के उम्मीदवार, उनसे लगातार बढ़त बनाए हुआ है। और अभी तक जो 5वें चरण का जो रुझान रहा है वह 37,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 44,000 मत प्राप्त किया है महागठबंधन के उम्मीदवार तारिक अनवर ने, 81,000 मत प्राप्त किया है एनडीए के उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी ने। कुल अभी तक 1,33,000 मतों की गिनती हो चुकी है और 2800 मत नोटा को भी प्राप्त हुआ है।
बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीटों में, लोकसभा के 40 सीटों में 38 सीट पर एनडीए बढ़त बनाए हुआ है। एनडीए समर्थक के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि सुशील जी कह भी रहे थे कि एक यहाँ तक कि अभी तक लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम क्लीन स्वीप है कि 40 में 38 सीट, व्हाइट वॉशिंग शब्द का ये प्रयोग कर रहे हैं, ये व्हाइट वॉश हो गया है जी। और आकाशवाणी से एक बड़ी खबर आ रही है। कटिहार लोकसभा सीट पर 2,02,000 वोटों की गिनती हो चुकी है। 2 लाख इन वोटों में दुलाल चंद गोस्वामी 52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। दुलाल चंद गोस्वामी जो जदयू के उम्मीदवार हैं, उन्हें 1,20,000 वोट मिले हैं, जबकि तारिक अनवर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उन्हें 68,000 वोट प्राप्त हुए हैं। यहाँ भी नोटा की गिनती बढ़ती जा रही है। 4200 से भी अधिक वोट नोटा में गिर चुके हैं, जो कटिहार के राजनीतिक इतिहास में सबसे अधिक है। चलिए, आकाशवाणी के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर कटिहार के लिए आ रही थी कि 2,02,000 वोट की गिनती हो चुकी है, जिसमें एनडीए के जो प्रत्याशी हैं लगातार बढ़त बनाए हुआ है। 52,000 से आगे चल रहे हैं, 52,000 मत से वो आगे चल रहे हैं। अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तारिक अनवर को लगातार वो पछाड़ रहे हैं। और इस वक्त तारिक अनवर जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महागठबंधन से, 68,000 वोट जो है उन्हें प्राप्त हुआ है। और 1,20,000 वोट तारिक अनवर के जो प्रतिद्वंदी हैं, यूँ कहें कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं दुलाल चंद गोस्वामी, 1,20,000 वोट उनको मिला है। तो दुलाल चंद गोस्वामी इस वक्त जो है 52,000 वोट से आगे चल रहे हैं। लगातार जो पहले चरण से ही, पहले राउंड से ही उनकी गिनती जो है वो लगातार बढ़त बनाए हुआ है। लगातार वो पीछे धकेल रहे हैं अपने निकटतम प्रतिद्वंदी जो निवर्तमान सांसद रहे हैं तारिक अनवर को। तो और उससे भी बड़ी खबर ये है कि कटिहार में अब तक जो नोटा का जो इतिहास रहा है, अभी आकाशवाणी के माध्यम से हम सुन रहे थे कि नोटा का जो इतिहास है, उस इतिहास 4200 वोट जो लगातार जो है मतों की गिनती बढ़ रही है नोटा में, ये बड़ी खबर आ रही है। तो जैसा कि आप सुझाव भी दे रहे थे कि ये तो और भी चैलेंजिंग काम है कि ऐसे मतदाताओं को पुनः जो संतुष्ट करना एक बहुत बड़ा काम होगा अपने कार्य से, चाहे उम्मीदवार जो भी जीते। नहीं तो लोकतंत्र में उन लोगों को विश्वास तो है जी। नोटा दावे मतलब बटन दबाया है, इट मीन्स ये हुआ कि उनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सामने जो उनको इलेक्ट करना है उनसे प्रॉब्लम है। तो ये तो यक्ष प्रश्न है। जो भी आने वाले सांसद तो लगभग क्लियर है कि क्या मानते हैं अभी तक जो जदयू का सांसद होने वाला है। अच्छा, और अच्छी ये मतलब कटिहार के लिए भी सही रहेगा कि नए चेहरे हैं जो कभी कटिहार के प्रतिनिधित्व तो नहीं किए हैं। एक विधानसभा का प्रतिनिधित्व, हाँ लोकसभा एक बहुत बड़ी क्षेत्र होती है लोग, और इसका जो देश का जो सर्वोच्च मंदिर है उनका उनको सदस्य बनना है, और जो कटिहार की मूलभूत समस्या उसको वहाँ रखना है। तो इनका असली परीक्षा तो आगे 5 साल में हम लोग देखेंगे ही, और कटिहार की जनता तो ऑलमोस्ट इनको सुपुर्द कर ही दिया है। अब तो कोई शक कि जिस तरह से 5 राउंड का 50,000 लीड 52,000 वोट से बहुत मायने रखता है। अब वो ऑलमोस्ट मान के चलिए कि कटिहार को एक नया सांसद मिल रहा है। निश्चित रूप से हम लोग विश्वास करेंगे कि कटिहार की जो मूलभूत समस्या है, जो कटिहार का जो क्या कहते हैं जाम की समस्या है, अन्य समस्या है, कटाव की समस्या है, बाढ़ पीड़ित की समस्या है, वो सब पर वह ध्यान दे और कटिहार के जो आम आवाम को कुछ फायदा पहुंचे। हमारे साथ एक संवाददाता मतगणना स्थल से सीधे जुड़े हैं, विनय झा आता है। आइए इनसे जानते हैं क्या ताजा अपडेट्स है मतगणना स्थल से। सीधे विनय झा के पास चलते हैं लेकर के और उनसे जानते हैं मतगणना स्थल। जी विनय जी, बताइए क्या स्थिति है मतगणना स्थल की। जी रवि, आपको मैं बताता चलूं कि मतगणना स्थल पे जो अभी फिलहाल जो स्थिति बनती नजर आ रही है वो लगातार बीजेपी जदयू जो समर्थित उम्मीदवार हैं यहाँ पर दुलाल चंद गोस्वामी, वो लगातार अपने बढ़त को बरकरार के बनाए हुए हैं और वो अब फिलहाल अभी तारिक अनवर से लगभग 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी रवि जी, तो कटिहार की बात कर रहे थे, एनडीए उम्मीदवार जो दुलाल चंद गोस्वामी है विनय जी, वो आगे चल रहे हैं अभी।
और जो समर्थक हैं, चाहे वो एनडीए के हों या फिर यूपीए के, वहाँ जो समर्थक हैं, महागठबंधन के समर्थक हैं, क्या उनसे भी कुछ मिल रहा है? उनकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या उनसे संपर्क हो पा रहा है आपसे? जी, आप यहाँ पर दोनों अपने अपने समर्थकों का एक स्कीमा बनाए हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं और जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं और सभी लोग केबीसी के द्वारा दिखाए गए जो रुझान है, जो उन तक सूचनाएं मिल पा रही है, उससे वो लोग काफी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं और सभी समर्थक काफी खुश हैं और वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि कटिहार, खासकर से अगर कटिहार लोकसभा की बात करें तो कटिहार लोकसभा जदयू के खाते में जाता नजर आ रहा है। इस बात को लेकर वो लोग काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जी रवि जी, और इससे पहले भी मतगणना स्थल पर आपने रिपोर्टिंग करी है। इस बार जो मतगणना हो रहा है, क्या लग रहा है, कितना मतलब अलग अंदाज है जिला प्रशासन का इस बार? क्या बेहतर है, क्या खास व्यवस्था है? विधि व्यवस्था की बात करें तो जी रवि, अगर विधि व्यवस्था के हिसाब से अगर बात करते हैं तो अब तक मैंने जितने चुनाव को यहाँ पर कटिहार के कवर किया है तो उन सभी चुनावों से इस बार के जो इंतजाम है वो काफी अलग है और काफी बेहतर इंतजाम नजर आ रहा है, क्योंकि जो मतगणना स्थल का मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर ज्यादातर हर चुनाव में, हर मतगणना के समय में यहाँ पर जो समर्थक है उनका काफिला रहता था, जिसके वजह से आम लोगों को काफी परेशानी होती। लेकिन इस बार यहाँ के जिला पदाधिकारी सुश्री पूनम कुमारी ने इतनी बेहतर व्यवस्था की है कि मतगणना स्थल के आसपास केवल प्रशासनिक अधिकारी और जो संबंधित कर्मचारी हैं उनके सिवा आम लोग ही आ जा सकते हैं। न कोई समर्थक, न कोई नेता, जो इनका अपना अधिकार क्षेत्र है वहां तक कोई नजर नहीं आ रहा है और बड़े ही आराम से लोग मतगणना के दिन भी किसी भी यहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही है और स्थानीय लोग प्रशासन के इस इंतजाम से काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी रवि, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे और पल पल के जो अपडेट्स हैं मतगणना स्थल के सीधे हम तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, ये थे हमारे संवाददाता विनय झा, वरिष्ठ संवाददाता हैं और जो मतगणना स्थल है उनसे वहां से सीधे वो लाइव के माध्यम से जुड़ करके वहां की जो ताज़ा स्थिति है, विधि व्यवस्था है, उनसे वो साझा कर रहे थे। चलिए सुशील जी, हम बात कर रहे थे कि एक चैलेंजिंग वर्क होगा निश्चित रूप से, जो एक पुनः जो मतदाता हैं उन्होंने अपना चेहरा बदला है, एक बदलते चेहरे को वो अपना मताधिकार का प्रयोग किए हैं। एक परिवर्तन की लहर की बात करी आपने कि कटिहार में परिवर्तन एकदम साफ तौर पर अभी तक का जो रुझान है वो दिख रहा है। निवर्तमान सांसद के कार्यशैली से शायद नाराज होकर के ही उन्होंने एक नए चेहरे को लाने का काम किया है, प्रयास किया है। जो अभी तक के जो रुझान है उसके हिसाब से, और आप भी कह रहे थे कि तारिक अनवर के मुकाबले जो एनडीए के प्रत्याशी हैं दुलाल चंद गोस्वामी को पहली बार जो देश के सबसे बड़े मंदिर हैं वहाँ भेजने का काम यहाँ के मतदाता करने जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि कौन कौन सा एक चैलेंजिंग वर्क होगा यहाँ पर, क्या क्या बदलाव की बयार बहेगी यहाँ पर? देखिए, बदलाव तो जनता कर चुकी है। अब नए लोग, यदि कोई नया व्यक्ति जो कभी वो काम नहीं किया उसको जिम्मेदारी दिया जाता है, तो वही जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। जैसे हम ही लोग हैं, आप ही हैं, फर्स्ट टाइम न्यूज में यदि ज्वाइन किए होंगे तो एक दूसरा मतलब उल्लास था, उमंग था। वही होता है कि इसे जो अभी नया ये निर्वाचित होंगे, हालांकि वो तो कई बार अपना इंटरव्यू में दिए हुए हैं कि कटिहार की जो मूल समस्या है बाढ़ का, कटाव का और क्या कहते हैं जाम का, तो इससे मुक्ति दिलाने का मेरा जो है सबसे पहला प्राइम टारगेट होगा। और अधिक तो हम वचन नहीं देंगे, लेकिन मूल जो समस्या इस पर हम जरूर ध्यान देंगे और इसी पर लगता है कि कटिहार की जनता भी इस पर कॉन्फिडेंस के। दूसरा है कि निवर्तमान सांसद साहब की भी कुछ बहुत लापरवाही से इनको मुफ्त में जीत मिल रही है कि पिछले 5 वर्ष में कटिहार के जनता मतलब जब भी उनको खोजना चाहे, मिलना चाहे, उपलब्ध वो नहीं थे और कटिहार आते थे तो हेडलाइन बनता था कि आज कटिहार सांसद कटिहार में। पेपर में 2 दिन आज रहेंगे, यहाँ उद्घाटन करेंगे, वहाँ फीता काटेंगे, फिर राजधानी से वापस चले जाएंगे। तो ये भी उनका जो है मान लीजिए कहीं ना कहीं इसमें, तो इसलिए दुलाल दा जो है हमको लगता है कि से 2-2.5 लाख 3 लाख से निर्वाचित होंगे, जिस रेशियो से भाग रहा 10 राउंड की गिनती में 51,000 हो चुका है। तो अंतोगत्वा हमको लगता है 2.5 से 3 लाख के करीब करीब जाकर के ये
जीत हासिल करेंगे, जबकि नए उम्मीदवार है, कभी चुनाव लड़े नहीं है। तारिक नहीं, साहब चुनाव लड़े हैं, नहीं, लेकिन ये विधानसभा चुनाव- लोकसभा की हम पहली बात बार कर रहे हैं। लड़े हैं क्या, 2 बार मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, हमको भी जानकारी है। जी जी लेकिन लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े और ना ही ये रेस में भी थे। जी। ये भी एक फैक्टर है। पहले जो चर्चा होती थी इनका नाम का उतना लोग मतलब विश्वास नहीं था। कारण था कि कटिहार जो है शुरू से ही, प्रारंभ से ही खासकर लोकसभा सीट के लिए तो बीजेपी का गढ़ रहा है। और लास्ट तक, जब तक जो घोषणा नहीं हुई थी, घोषणा के पूर्व तक लोग यही अनुमान किए हुए थे कि कटिहार जो है बीजेपी के खाते में जाएगी, ये बीजेपी का सीट है। और यहाँ के कई प्रबल दावेदार भी थे बीजेपी के, तो जेडीयू के कोई दावेदार भी नहीं थे इनके अलावा की बात करें तो। जेडीयू के कोई दावेदार न सीटों के बंटवारे की बात जब तक थी तो कटिहार उसमें कहीं था भी नहीं, और ना ही बीजेपी मतलब जेडीयू की बात आ रही थी। लेकिन अचानक जो है यहाँ पर एक जेडीयू खाते में ये सीट चली गई। लेकिन एक बड़ा तबका नाराज भी दिख रहा था। लेकिन पता नहीं, लग रहा है कि सब एकजुट होकर के एक, जैसे कि आपने कहा था कि मंच साझा करके सबों ने मिल करके जो दमखम दिखाया है, मतदाताओं के बीच जा करके अपनी बात रखे हैं, मतदाता उसका रिजल्ट भी दे रहे हैं। अभी तक का जो रुझान है वो मिला है। तो लेकिन एक नए चेहरे की बात कर रहे थे कि एक नया चेहरा, कि एक नई जिम्मेदारी, इनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी मतदाताओं ने दिया है। तो क्या लग रहा है कि इनके जो अपने कंधे पर जो ये जिम्मेदारी है कितना निभा पाएंगे वो? हाँ, यही तो चीज है। जिस विश्वास कटिहार के जनता इस पर किए, तो निश्चित रूप से अब इनका विश्वास को जोगना अब इनका धर्म बनता है। आगे 5 साल। चलिए, एक आकाशवाणी से बड़ी खबर आ रही है। पूर्णिया लोकसभा सीट पर 2 लाख से अधिक वोटों की गिनती हो गई है। यहाँ जदयू उम्मीदवार संतोष कुशवाहा अपने निकटतम उम्मीदवार कांग्रेस प्रत्याशी उदय सिंह और पप्पू सिंह से 71,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। चलिए, पूर्णिया से एक आकाशवाणी से एक बड़ी खबर पूर्णिया से आ रही थी कि पूर्णिया के जो एनडीए प्रत्याशी हैं संतोष सिंह कुशवाहा, जेडीयू सीट पूर्णिया के खाते में गई थी। और एक बड़ी खबर, जो अपने सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी, जो पूर्व में बीजेपी के कैंडिडेट रहे थे और इस बार जो है महागठबंधन से कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे पप्पू सिंह, उदय सिंह और पप्पू सिंह को 71,000 वोट से पीछे मतलब धकेल दिए, पछाड़ दिए हैं। बस कटिहार और पूर्णिया लगभग समान चल रहा है। तो 2 लाख से अधिक वोटों की गिनती हो चुकी है और 71,000 से वो आगे चल रहे हैं। चलिए, आकाशवाणी के माध्यम से हमें ये एक बड़ी खबर मिली है और पूर्णिया जो एनडीए समर्थक है उनके लिए बड़ी खबर है, उनके लिए खुशी की लहर होगी निश्चित रूप से इस खबर के बाद कि उनके जो उम्मीदवार हैं जेडीयू के संतोष सिंह कुशवाहा, वो 71,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो जैसा कि जस्ट लग रहा है कि वहाँ पर शायद लग रहा है कि उनके कार्यशैली से, उनके कार्यकाल से काफ़ी खुश रहे होंगे मतदाता, ताकि पुनः जो है उनको मौका मिला है लोकसभा में जाने के लिए। देखिए, पुनः जो मौका प्राप्त कर रहा है तो वो सामान्य रूप से, अब उनका तो व्यक्तिगत असर है ही, जनता से मान लीजिए संपर्क बनाए रखा, अच्छे संबंध, मधुर संबंध 5 साल में निश्चित रूप से बना के रखा होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन उनके साथ जो है देश का भी प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, उदय सिंह भी बीजेपी के रहे थे, लेकिन उनको पिछली बार भी जो है बीजेपी की जेडीयू खाते में सीट चली गई थी। तो जेडीयू से मतलब उदय सिंह को हरा चुके थे उस समय, तो शायद लोकसभा में गठबंधन नहीं था। पिछले बार पप्पू सिंह जो अभी जो कांग्रेस के बीजेपी से उम्मीदवार थे, इस बार और जेडीयू अकेले चुनाव लड़ा था, अकेले लड़ी। हाँ, तो अकेले वह चुनाव में उनसे फाइट किया था, तो आगे जीत दर्ज किए थे। लेकिन इस बार जो है जब जेडीयू, चूंकि उदय सिंह काफी आस लगाए हुए थे कि पूर्णिया सीट जो है बीजेपी खाते में जाएगी, लेकिन जेडीयू खाते में, तो वो बागी होकर के महागठबंधन से जुड़े थे और कांग्रेस के उम्मीदवार बने। लेकिन इस बार देख रहे हैं कि जो रुझान है वो कहीं ना कहीं संतोष सिंह के खाते में ही गई है, तय हो गया। देखिए, एक उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि कहीं ना कहीं पप्पू सिंह काम करेंगे, शायद उनका कोई काम 71,000 से लीड होना जी वो 11 चक्र के बाद, और इसको मैनेज करने में 25 चक्र लगेगा। अब तो 25 चक्र होगा नहीं, मुश्किल 6-7 चक्र और बचा होगा, इसीलिए वो तय हो चुका है। तो चलिए, हम कटिहार की बात कर रहे थे, जो जिम्मेदारी की बात कर रहे थे, जगह जी। तो एक बड़ी जिम्मेदारी बड़े कंधे पर आप कह रहे थे कि मिला है, तो कैसे उनको क्या लग रहा है? अनुभव तो थोड़ा बहुत है भी,
विशेष रूप अनुभव से? की थोड़ा बहुत नहीं, अनुभव बहुत ज्यादा है। 2 बार 26 साल की उम्र में वो विधायक बने हैं जी, वो सबसे कम उम्र में बनने वाले सबसे विधायक कम हैं उम्र। कटिहार से वो। और 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 2 बार विधायक रह चुके, तो लाजमी है कि तजुर्बा तो है, अनुभव भी है। अब कि वो उनका अनुभव किस तरह से वह कटिहार को वह शेयर सेवा करेंगे, करते कैसे हैं, वो भजाएंगे हाँ, उस तरह से ये तो उन पर निर्भर है। लेकिन जनता जो उनको मैंडेट दिया है, निश्चित रूप से इस जिम्मेवारी का तो निर्वहन उनको करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी, ऐसी बात नहीं है। इतना तजुर्बा राष्ट्रीय छवि के नेता है विपक्ष में, सांसद शाह तारिक अनवर को डिफीट करना कोई तुच्छ बात नहीं है। वो भी बहुत कम राष्ट्रीय स्तर के सांसद नेता बना, रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के, तारिक अनवर। राष्ट्रीय स्तर पर बोलिए जी, और उसको हटा के उनके इनको सामने तो मौका दे। बिल्कुल ही नए हैं। हाँ, तो इसलिए अनुभव में भी और निश्चित रूप से दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को बहुत बड़ा एक्शन लेना होगा, बहुत बड़ा मैप तैयार करना होगा कि लोग इनको आगे भविष्य में याद भी न करे। इस तरह के का रूटीन सांसद तो नहीं बनना होगा। रूटीन सांसद बनने के बाद फिर 24 में कोई उपाय नहीं है। जी, कटिहार की जनता अब रूटीन सांसद नहीं खोज रही है, तो क्लियर हो चुका है कि तारिक अनवर राष्ट्रीय छवि के नेता, राष्ट्रीय स्तर के नेता है। चाहते तो कटिहार की जनता उसको रिपीट कर देता, चलो नाम तो कम से कम है कि हमारा सांसद ये है, लेकिन कटिहार की जनता इस चीज पर विश्वास नहीं किया। वो उनको खारिज करके इनको मौका दे रहा है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि कटिहार की जनता जो है वो नहीं खोज रही है। यहाँ की जनता चाहती है कि हमारा काम विकास हो, कटिहार की जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान हो। और जो जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, सबसे बड़ा समस्या तो देखते हैं आए दिन ट्रैफिक का प्रॉब्लम, ट्रैफिक बहुत जाम की ज्यादा समस्या प्रॉब्लम है। कटाव रेल का। ओवरब्रिज है जिसकी वजह से बस स्टैंड जो ट्रांसफर किया गया था वो अभी तक कारगर साबित नहीं हो पाया नहीं है। हो पाया। तो आरओबी की समस्या है, गौशाला फाटक पर अगर आरओबी हो जाए तो बस स्टैंड की जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। खास करके जो रेल क्षेत्र से की बात करें तो कटिहार बहुत सारा ट्रेन ऐसा है कि कटिहार से हटा करके दूर से लेकर चला गया है। तो कटिहार से भी कई सारी ट्रेनें खुले। सौंदर्यीकरण की बात की जाए, कटिहार नगर को एक बेहतर मुकाम मिले, तो बहुत सारी जो है समस्याएं हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पर काम होने हैं, वो ज़रूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर कटिहार को जो पहचान देने वाला जो यहाँ पर एक बेरोजगारी की समस्या थी, जो कई सारे मिलें बंद हो चुकी हैं, जिससे पहचान अब बस बंद होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। पलायन की जो समस्या है वो सब रुके, और तभी संभव है जब यहाँ पर बड़े पैमाने पर बंद पड़े मिल को या पुनः चालू किया जाए या फिर नए स्तर से उसको पुनः प्रारंभ किया जाए। तो ये सब भी चैलेंजिंग वर्क होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुश होने की जरूरत नहीं है दुलाल चंद्र गोस्वामी जी को। ये जीत रहे हैं कटिहार के सांसद, बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। खुश उसको होना चाहिए जब आगे 4 साल बीतने के बाद, जब 2024 में फिर वह जब नॉमिनेशन करे, उस समय खुश होना चाहिए कि अगे 4 साल हम 5 साल किए क्या। हम पहले ही बताए कि रूटीन सांसद नहीं बनना होगा आपको। रूटीन सांसद बनेंगे तो फिर मुश्किल है। कटिहार रूटीन सांसद तो नहीं खोज रहा। यही स्थिति हो हाँ, रूटीन जाएगी। जो वर्तमान जो हालात हैं, तो 4 साल बाद फिर अगर ये कटिहार का दुर्भाग्य तो है, ये बात मानिए कि यहाँ पर चाहे विधायक हो कि सांसद हो, सामान्य रूप से रूटीन वर्क करता है कि विधायक जीत गए, फिता काटे, उद्घाटन किए, शिलान्यास किए, कार्य सीमित हो जाता है। विधायक आयम सांसद, ये बड़ा दुर्भाग्य है। आप कोई भी विधायक मान लीजिए कटिहार में, बिहार विधानसभा में 243 विधायक हैं, कटिहार के कितने विधायक हैं जिसको पूरे बिहार में जाना जाता है? ये अफसोस की बात है। जबकि यहाँ पर 7 विधायक है, 7 विधायक में कोई भी विधायक ऐसा छवि नहीं बना पाए। कटिहार में 40, तो बिहार में सामान्य रूप से नेता जो है रूटीन होता है। ये रूटीन से हट के तो वर्क जो करेगा वही आगे भी बढ़ता है। यही विधायक कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, यही इसमें से कोई सांसद जो है केंद्रीय मंत्री बनने के बाद एक प्रधानमंत्री के दावेदार होते हैं। अब पता नहीं, लेकिन आज के दौर में जो भी विधायक कटिहार से सांसद विधायक निर्वाचित होकर जाता है तो अपने अपने आप को रूटीन वर्क ही समझता है कि विधायक सांसद बन गए तो 2 योजना शिलान्यास करो, गांव घूमो, फुटबॉल को उद्घाटन करो। शिलान्यास और जो लोकार्पण है, उद्घाटन है, वो भी तो काम ही है उनका। वो तो निश्चित रूप से, क्योंकि लोगों के बीच जब जाएंगे, जो भी आकांक्षाएं हैं, कुछ नए काम हो, नए काम का जो शिलान्यास होगा वो शिलान्यास होगा ही। फिर जब काम संपन्न हो जाता है, जब चाहे वो कोई भी मंदिर हो, मस्जिद हो, या फिर कोई भी बड़ा विद्यालय हो, या फिर कोई
सड़क का शिलान्यास हो, तो शिलान्यास होगा और शिलान्यास के बाद जो मुख्य समस्या है सड़क, नाला, बिजली, पानी, तो ये सब तो खैर आम बात है, होना ही चाहिए, चाहे विधायक हो, वार्ड कमिश्नर हो, बीजेपी हो। चलिए हम सीधे चलते हैं केबीसी न्यूज़ के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी के पास और उनसे जानने का भी प्रयास करते हैं। उनके पास चलते हैं और वो इस जो मतगणना को किस अंदाज में ले रहे हैं, क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, कटिहार से लेकर पूरे भारत की चर्चा उनसे करेंगे। हमारे बीच केबीसी न्यूज़ के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी हमारे साथ रवि, जैसा कि अभी चुनाव परिणाम के रुझानों से दिखाई पड़ रहा है, यह तय है कि आज पूरे देश में मोदी लहर है। 543 सीटों में से 542 सीटों के रुझान मिल रहे हैं। इसमें 329 सीटों पे एनडीए की राजनीतिक दलों ने बढ़त बनाई हुई है, जबकि राहुल गांधी अर्थात कांग्रेस प्लस ने मात्र 98 सीटों पर बढ़त प्राप्त की है। पहले हम कटिहार की बात करते हैं। कटिहार में सीधी टक्कर तारिक अनवर और दुलाल गोस्वामी के बीच देखी जा रही थी। अंदाजा लगाना मुश्किल था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन शुरुआत के 5 राउंड की गिनती के बाद दुलाल चंद गोस्वामी ने 54,000 की बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। अब तक 2,10,000 की वोटों की गिनती हो गई है, जिसमें से 54,000 वोट से लीड कर रहे हैं दुलाल चंद गोस्वामी, जो जदयू के उम्मीदवार हैं। इसमें गौर करने वाली बात यह भी है कि कटिहार में पहली बार नोटा को चाहने वाले लोग भी काफी बड़ी संख्या में हैं। 4600 से भी अधिक लोगों ने अभी तक नोटा में वोट डाले हैं, लेकिन अभी मात्र 2.25 लाख वोटों की गिनती हुई है। इसलिए अभी यह अनुमान लगाना जल्दबाजी होगी कि कौन जीता कौन हारा। हम आपको बता दें, कटिहार में 11,16,964 वोट पड़े हैं, तो अभी देखें तो लगभग 19 या 20% वोटों की गिनती हुई है। 80 से 81% वोटों की गिनती होनी बाकी है, जिसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन यह तय है कि शुरुआती दौर में दुलाल चंद गोस्वामी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तारिक अनवर पे एक बड़ी बढ़त बना ली। तो बिहार की 40 सीटों में एग्जिट पोल के अनुसार 28 से 34 सीटें एनडीए के दिखाई जा रही थी, लेकिन रुझानों में 40 में से 38 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। अगर बिहार की पाटलिपुत्र और भागलपुर की 2 सीटों पर छोड़ दें तो सभी 38 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पाटलिपुत्र पर आरजेडी की निशा भारती आगे चल रही हैं, जबकि भागलपुर में बुलो मंडल आगे चल रहे हैं। उधर यूपी में राहुल गांधी ने अमेठी में बढ़त बना ली है और रायबरेली में सोनिया गांधी ने। हाँ रवि, ललित जी ये जानने का प्रयास करेंगे, कटिहार की बात करें तो जो अभी तक का जो रुझान है, मतलब लगातार जो निवर्तमान सांसद कांग्रेस के रहे हैं अभी तारिक अनवर जी, उनको लगातार वो पीछे कर रहे हैं, पीछे अभी तक पछाड़ दिया, एक तरह से कहें कि पछाड़ दिया है। सभी राउंडों में जो है दुलाल चंद गोस्वामी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जेडीयू से, वो आगे चल रहे हैं। क्या लग रहा है आखिरी चुनाव, आखिरी राउंड तक जो कटिहार का जो एग्जिट पोल है उसके नजर से हम आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो आखिरी रुझान होगा वो क्या होगा? रवि, आखिरी परिणाम की अगर बात करते हैं तो इस संबंध में निर्णय करना या कुछ भी कहना भी जल्दबाजी होगी, लेकिन यह तय है कि शुरुआती दौर से ही दुलाल चंद गोस्वामी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी तारिक अनवर को लगातार पीछे छोड़ा है। पहले राउंड में लगभग 10,000 वोटों से पीछे छोड़ा था और हर राउंड में यह अंतर बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक लगभग 2.25 लाख वोटों की गिनती
हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि लगभग 5वें राउंड की गिनती हो चुकी है। इसमें ये बढ़त बढ़ते बढ़ते 54,000 तक पहुंच चुकी है। अभी तक एक बार भी ऐसा मौका नहीं आया है कि तारिक अनवर कभी भी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दुलाल चंद गोस्वामी से किसी भी राउंड में आगे गए हों। इसलिए अगर यही ट्रेंड बरकरार रहा तो दुलाल चंद गोस्वामी की जीत एक बड़े अंतर से हो सकती है। और एक बड़ी खबर जैसा कि आकाशवाणी के माध्यम से मिल भी रहा था कि कटिहार में जो नोटा इस बार जो ऐतिहासिक जो कहें कि कटिहार के इतिहास में जो नोटा का जो बटन का प्रयोग इस बार जो मतदाताओं ने किया है वो तकरीबन 4200 के पार पहुंच गया है। क्या लग रहा है कि क्या कारण हो सकता है इस बार नोटा को पसंद करने वाले मतदाता भी काफी बड़ी संख्या में आगे बढ़े हैं? हाँ रवि, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। नोटा के वोटों की संख्या भी 4700 से भी अधिक हो गई है। ये पहली बार है कटिहार में कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने नोटा को वोट डाला है। इसके पिछले लगातार कई वर्षों से हम पूरे जिले में कवरेज करते रहे हैं। नोटा में वोट डालने के कई कारण हैं। कई गांवों ने चुनाव का बहिष्कार किया था, जबकि केबीसी के अपील पे वो लोग वोट देने तो तैयार हुए, लेकिन अधिकांश लोगों ने नोटा को ही वोट दे दिया। इसका एक कारण एमएलसी अशोक अग्रवाल के नामांकन पत्र का वापस लेना भी है। उनके समर्थकों ने भी बड़ी संख्या में नोटा में वोटिंग की है। इसलिए इस बार ऐसा मालूम पड़ रहा है कि नोटा एक महत्वपूर्ण भूमिका कटिहार के चुनाव परिणाम में निभा सकता है। तो कटिहार सीट जी ललित जी, कटिहार सीट के बारे में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जेडीयू बीजेपी के खाते में जाएगी और इससे प्रबल दावेदारी अशोक अग्रवाल, एमएलसी अशोक अग्रवाल की प्रबल दावेदारी भी थी, लेकिन ऐन मौके पर जेडीयू के खाते में यह सीट जाने से निश्चित रूप से जो है एक हतोत्साह वाला माहौल था। जो बीजेपी जो समर्थक थे वो हतोत्साहित हो गए थे, लेकिन अशोक अग्रवाल के द्वारा जब अशोक अग्रवाल निर्दलीय खड़े हुए थे तो उनके समर्थक जो है उनके साथ थे। लेकिन फिर पुनः ऐन मौके पर जब वापसी का दिन था तो अशोक अग्रवाल के द्वारा पीछे हट जाना एक बहुत बड़ा कारण था और वोट के बहिष्कार की बात सामने आ रही थी। और केबीसी की न्यूज के माध्यम से बार बार लोगों के बीच, मतदाताओं के बीच अपील की जा रही थी कि मताधिकार का प्रयोग करें, निश्चित करें। तो शायद यही असर है जी कि इस बार जो मताधिकार का प्रयोग तो हुआ, वैसे लोग जो बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन वह बहिष्कार नोटा में कन्वर्ट हो गया। आपको क्या लग रहा है? हाँ, ये एक कारण है, ये आपने ठीक कहा, ये एक महत्वपूर्ण कारण है नोटा के वोटों का। लेकिन शुरुआत में जब अशोक अग्रवाल ने निर्दलीय उम्मीदवारी से अपना नामांकन वापस लिया तो एक बार तो उनके समर्थकों में हतोत्साहित की लहर देखी गई, लेकिन बाद में जब अशोक अग्रवाल स्वयं खुल के सामने आए और जदयू प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में उन्होंने प्रचार प्रसार किया तो शायद उनके समर्थक भी फिर दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में आ गए और आज के चुनाव परिणाम के जो रुझान है वह भी यही दिखा रहे हैं। अगर भीतराघात हुआ हो, जानना चाहेंगे कटिहार के दर्शकों के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है ये, शायद वो भी जानना चाहेंगे कि जो अभी तक का जो रुझान है उस रुझान के मद्देनजर हम आपसे ये बात करेंगे कि इन रुझानों को ध्यान में रखा जाए तो तारिक अनवर अगर पीछे हो रहे हैं, जेडीयू के जो उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी हैं तारिक अनवर को अगर पछाड़ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या मुख्य वजह है, क्या कारण है कि इतने मतों की गिनती हुई है और 71,000 मतों से जो है जेडीयू प्रत्याशी बढ़त बनाए हुआ है और ये पीछे हो रहे हैं? क्या वजह है? तारिक अनवर के लिए ये कितना बड़ा एक झटका है? अभी ताजा परिणाम रवि मैं आपको बता दूं, 2,92,000 वोटों की गिनती हो चुकी है और ये बढ़त का अंतर और बढ़ गया है। अब ये बढ़त दुलाल चंद गोस्वामी की 68,000 की हो गई है।
दुलाल चंद गोस्वामी को 1,72,000 वोट मिले हैं, जबकि तारिक अनवर को 1,04,000। अभी आप ये कह सकते हैं कि ये लगभग छठा राउंड पूरा हो गया है। तो ललित जी, मैं जानना चाहूंगा कि आखिर क्या वजह होगी, तारिक अनवर पीछे जा रहे हैं, आखिर उनके अगर वो हारते हैं, मैं अनुमान सिर्फ बता रहा हूं कि अभी तक का जो रुझान है उस हिसाब से, कि इनके हार के पीछे की वजह क्या होगी? अगर ये रुझान परिणामों में बदलते हैं तो हम कह सकते हैं कि तारिक अनवर के हार के दो प्रमुख कारण हैं। एक प्रमुख कारण मोदी की लहर जो पूरे देश में देखी जा रही है। दूसरा प्रमुख कारण कि तारिक अनवर का कटिहार लोकसभा सीट में अपेक्षाकृत कम समय देना। मतदाताओं का मानना है कि तारिक अनवर तूफान की तरह आते हैं और 2 दिन बाद आंधी की तरह चले जाते हैं। इसके कारण एक बड़ा समूह मतदाताओं का ऐसा है जो तारिक अनवर को वोट देना पसंद नहीं करता। अगर चुनाव परिणाम इसी तरह ये शुरुआती रुझान की तरह आगे बढ़ते रहे तो शायद यही कारण सामने आएगा। और ललित जी, एक सवाल और कि इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो अभी जो रुझान है और यही रुझान अगर जीत में तब्दील हो जाता है तो जेडीयू जो उम्मीदवार हैं दुलाल चंद गोस्वामी, एनडीए के उम्मीदवार जो दुलाल चंद गोस्वामी हैं, अगर वो जीतते हैं तो इन जीत का श्रेय किसे जाता है? उनके व्यक्तिगत चेहरे को, कटिहार के मतदाताओं को, बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार को, या फिर केंद्र सरकार मोदी सरकार को? किनको श्रेय जाता है कटिहार में? अगर अभी वर्तमान जो हालात हैं, जो रुझान है, इस आधार पर इस की बात करें तो इनके जीत का सेहरा हम किस पर देंगे? अगर दुलाल चंद गोस्वामी जीतते हैं तो इनमें 3 बातों पर हम लोग को ध्यान देना होगा। एक तो मोदी लहर जो पूरे देश में बढ़ रही है, एक सबसे बड़ा प्रमुख कारण है। दूसरा, नीतीश कुमार का कटिहार जिले में जबरदस्त ढंग से प्रचार करना, क्योंकि नीतीश कुमार कटिहार के विकास पुरुष कहे जाते हैं और उन्होंने पूरे बिहार में विकास का काम किया भी है। आज हम पूरे बिहार में सड़कों, बिजली और स्वास्थ्य की जो स्थिति देखते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं कि वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की देन है, जो आज हम गर्व से 24 घंटे में 24 घंटे बिजली और अन्य राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छी सड़कें का उपयोग कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का लगातार प्रचार करना और अपने प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगना, ये भी एक बड़ा प्रमुख कारण है। तीसरा एक और कारण है, दुलाल चंद गोस्वामी, उनकी स्वयं की छवि भी बिल्कुल साफ सुथरी है। वे एक आम घराने से आते हैं, कायस्थ परिवार से आते हैं। इनके पास कोई बहुत बड़ी संपत्ति नहीं है। राजनीतिक कैरियर के रूप में इनकी छवि बिल्कुल साफ सुथरी है। वो श्रम मंत्री भी रहे तो उन्होंने अपने क्षेत्र का अच्छा खासा काम किया था। और अभी जो चुनाव प्रचार में उन्होंने जनता से जो वादे किए हैं, वो भी वादे शायद जनता को अंदर तक छू गए हैं। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं अगर ये चुनाव रुझान परिणाम में तब्दील होते हैं तो। ललित जी, अगर परिणाम जो है तो सकारात्मक रहा, जेडीयू के खाते में गया, एनडीए के खाते में गया, तो कटिहार में जो नए सांसद होंगे, चाहे वो जीत के बाद दुलाल चंद गोस्वामी के लिए हो, तो उनके लिए चुनौतियां क्या क्या होंगी? मैं आपसे जानना चाहूंगा कटिहार में क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसा कि सुशील जी भी कह रहे थे कि ये जीत जाना उतनी बड़ी बात नहीं होगी उनके लिए, जीतना जो उन्होंने वादे किए हैं कटिहार के लिए, कटिहार के मतदाताओं से, उन मतदाताओं के बीच पुनः वो किस आधार पर भी जाएंगे? जो चुनौतियां हैं वो चुनौतियों को कैसे स्वीकार करेंगे? क्या क्या चुनौतियां होंगी उनके लिए? सबसे पहले हम अभी ताजा स्थिति बता दें रवि कटिहार की। 3,31,000 वोटों की गिनती हो गई है और ये अंतर और भी बढ़ गया है। लगभग 70,000 वोटों का अंतर हो गया है। तारिक अनवर को 1,17,000 वोट मिले हैं, जबकि दुलाल चंद गोस्वामी को 1,94,000, यानी 77,000 वोटों का अंतर हो गया है। लेकिन इसमें नोटा की संख्या भी
6100 वोट से अधिक चली गई है। जहां तक हम चुनौतियों की बात करते हैं, निश्चित रूप से दुलाल चंद गोस्वामी के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। कटिहार में विकास तो हुआ है, लेकिन जो आधारभूत समस्याएं हैं वो आज भी जस की तस है। उद्योग, जूट मिलें, कटिहार और लावा का ब्रिज, मनियारी और साहेबगंज के बीच का ब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज, गौशाला का आरओबी और कटिहार में बढ़ता ट्रैफिक जाम, ये कई ऐसी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती जा रही है। इस दिशा में तो दुलाल चंद गोस्वामी को ध्यान देना ही होगा। साथ ही पूरे जिले में जो शुद्ध पानी की समस्या है, पेय पानी जो शुद्ध आयरन का पानी है पूरे जिले में, उसकी समस्या की ओर गौर करना होगा। शहर में जल जमाव की समस्या है, उसकी समस्या की ओर भी गौर करना होगा। और जो ड्रेनिंग सिस्टम है कटिहार का, साफ सफाई का जो मुद्दा है कटिहार का, उस दिशा में भी गौर करना होगा। चलिए ललित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे पुनः फिर जो है जुड़ते रहेंगे और ताज़ा अपडेट्स भी लेते रहेंगे, साथ ही साथ बहुत सारी चर्चाएं भी करेंगे कटिहार की हालत के बारे में और पूरे देश भर की का जो जायजा लेते रहेंगे हम आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे केबीसी न्यूज़ के महानिदेशक ललित अग्रवाल जी, जो ताज़ा अपडेट्स दे रहे थे, हमसे लगातार जुड़े हुए हैं और देश भर की तमाम जानकारियां, खास करके कटिहार की जो समस्याएं हैं इनसे भी हम रूबरू हो रहे थे और जो अभी तक के जो अपडेट्स हैं वो ले रहे थे हमसे। और जो अभी तक जो ताज़ा अपडेट्स आए हैं सुशील जी कि 3 लाख जो खास करके फिर जेडीयू के लिए पुनः एनडीए के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कटिहार के जो मतदाता हैं, खास करके जो एनडीए के मतदाता हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बार चलते चलते हम बता दें कि 70,000 वोट से जो है दुलाल चंद गोस्वामी आगे चल रहे हैं। 3,31,000 वोटों की गिनती हो चुकी है जी, 3,31,000 वोटों की गिनती हो चुकी है और 1,17,000 जो तारिक अनवर को वोट मिले, महागठबंधन कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं तारिक अनवर निवर्तमान सांसद रहे हैं, और 1,94,000 दुलाल चंद गोस्वामी को जो है मत प्राप्त हुआ है। 6100 जो है मताधिकार का प्रयोग नोटा में हुआ है, नोटा को 6100 मत मिला है। ये भी कटिहार के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। तो ये ताज़ा रुझान है। अब पुनः हम चलेंगे अपने संवाददाता के पास एक हेडलाइन, तब तक जो अभी तक जो ताज़ा अपडेट्स है हेडलाइन जानते हैं। आज की इस हेडलाइन के प्रायोजक है केबीसी ब्रॉडबैंड, फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। एमएलसी अशोक अग्रवाल, हमारा पहला उद्देश्य स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित देश। कोसी पारा मेडिकल में नामांकन कराएं, अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। स्कॉटिश पब्लिक स्कूल, एवरीवन इज एन अचीवर। जयमाला शिक्षा निकेतन, पढ़ाई भी मनोरंजन भी। मदर टेरेसा एनएम नर्सिंग स्कूल, स्वच्छ रहे स्वस्थ रहे। सती सिक्योरिटी, सीसीटीवी कैमरा, एलईडी, केंट आरओ तथा नसाका आरओ के अधिकृत विक्रेता। लोकसभा चुनाव परिणामों की गिनती जारी, रुझानों में एनडीए को भारी बढ़त। एनडीए को 328 सीटों में बढ़त, जबकि कांग्रेस आई मात्र 101 सीटों पर आगे। कटिहार में जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी 37,000 वोटों से आगे, नोटा को मिले 3,000 वोट। बिहार की 40 सीटों में से 38 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन मात्र 2 सीटों पर आगे। पानी का गिर जाएगा, कहां गया सुमित? एनडीए के बढ़त से बीएसई इंडेक्स पहुंचा अपनी अधिकतम ऊंचाई पर, सूचकांक 40,000 के पार। कुल 55,895 वैलिड मत प्राप्त हुए हैं, जिसमें तारिक अनवर को 19,921, दुलाल चंद गोस्वामी को 33,814, मोहम्मद शकूर को 444, शिवनंदन मंडल को 332, अब्दुल रहमान को 117, गंगा केवट को 174, बासुकीनाथ शाह को
350, मारंग हाजरा को 465 और समीर कुमार झा को 478 मत प्राप्त। अरे सुनो ना, यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ अन्य तेरह दिखा रहा है, अन्य दिखा रहा है, कोई बड़ा